Hello friends, this is SV. Welcome to Adhika Manch. We are present here with another new important session that is psychoanalytical theory यानी मनोविश्लेषणवाद जो कि सिगमुंड फ्राइड द्वारा दिया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो सिगमुंड फ्राइड का संबंध वियना यानी ऑस्ट्रिया से है और जो सिगमुंड फ्राइड है वो एक न्यूरोलॉजिस्ट थे। तो जो पर्सनैलिटी यानी व्यक्तित्व से संबंधित जो पहला सिद्धांत है वो मनोविश्लेषणवाद का सिद्धांत है, जो साइको एनालिटिकल थ्योरी जो सिगमुंड फ्राइड ने दिया है। तो आज हम इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं फ्रेंड्स। इससे पहले जो पार्ट आया हमारा जो सेशन है उसमें हमने पर्सनैलिटी यानी मीनिंग ऑफ पर्सनैलिटी, कॉन्सेप्ट ऑफ पर्सनैलिटी और कुछ डेफिनेशंस के थ्रू हमने पर्सनैलिटी जो कॉन्सेप्ट है उसे क्लियर करने की कोशिश की थी। एंड आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं यानी थ्योरी जो पर्सनैलिटी में यानी मनोविश्लेषणवाद का जो सिद्धांत है उसे आज हम डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, सिगमुंड फ्राइड द्वारा जो दिया गया सिद्धांत ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इससे कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं और पूछे भी जाते हैं। तो फ्रेंड्स करते हैं शुरू। ओके, तो जब भी साइको एनालिटिकल थ्योरी की बात करते हैं तो साइको एनालिटिकल थ्योरी यानी ये पर्सनैलिटी से संबंधित है और जो फ्राइड महोदय ने यानी डेवलपमेंट विकास के संबंध में भी साइको एनालिटिकल थ्योरी की बात की है, लेकिन हम यहाँ पे व्यक्तित्व के बारे में बात कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, इस थ्योरी को यानी साइको एनालिटिकल थ्योरी को साइको डायनामिक थ्योरी भी कहते हैं। साइको डायनामिक यानी मनोगत्यात्मक थ्योरी भी कहते हैं फ्रेंड्स। तो इन्होंने जो बात की है यानी मन के 3 प्रकार बताए हैं फ्रेंड्स। ये मन के यानी अनकॉन्शियस माइंड पर ज़्यादा फोकस करते हैं। इन्होंने मन के 3 प्रकार बताए हैं, उसी के आधार पर इन्होंने जो टाइप्स ऑफ पर्सनैलिटी की व्याख्या की है, अर्थात यानी व्यक्तित्व के भी प्रकार इन्होंने बताए हैं। तो फ्रेंड्स, हम जो बात करने वाले हैं यानी मन के कौन कौन से 3 प्रकार हैं उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो जब भी हम मन के 3 प्रकार करते हैं यानी 3 टाइप्स ऑफ माइंड, ठीक है, तो ये जो बात करते हैं मन के 3 प्रकार की बात करते हैं। अकॉर्डिंग टू सिगमुंड फ्राइड देयर आर 3 टाइप्स ऑफ माइंड। ये मन के 3 प्रकार की बात करते हैं, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो इनके अकॉर्डिंग जो पहला जो माइंड का प्रकार है वो है कॉन्शियस माइंड। ओके फ्रेंड, कॉन्शियस माइंड की बात करते हैं ये यानी चेतन मन, ठीक है। उसके बाद ये जो बात करते हैं यानी सेकंड वाला सबकॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड मतलब अवचेतन मन। इसके बाद थर्ड ये बात करते हैं यानी अनकॉन्शियस माइंड। अनकॉन्शियस माइंड यानी अचेतन मन। तो फ्रेंड्स, सबसे ज़्यादा जो प्रमुखता इन्होंने दी है वो अनकॉन्शियस माइंड यानी अचेतन मन को दी है। ये अचेतन मन यानी जो किसी भी व्यक्ति के अंदर जो दबित इच्छाएं होती हैं वो हमेशा अवचेतन मन में हो यानी अचेतन मन में होती है, अनकॉन्शियस माइंड। इसकी इन्होंने बात की है। जो सपने होते हैं उनको हम सपनों का मतलब हम अध्ययन कर सकते हैं। सपनों के अध्ययन के हिसाब से हम किसी भी व्यक्ति के मन का अध्ययन कर सकते हैं। तो इन्होंने सपनों की बात की है यानी जितनी भी दमित इच्छाएं होती हैं वो मानव के अनकॉन्शियस माइंड में होती हैं, ठीक है। और क्या क्या होता है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, सबसे ज़्यादा जो बल दिया है इन्होंने यानी अनकॉन्शियस माइंड पर दिया है। ये कहते हैं कि जो अनकॉन्शियस माइंड है वो पहले हम जो बात करते हैं यानी कॉन्शियस माइंड चेतन मन है वो सिर्फ 10% ही काम करता है यानी 10% होता है के अंदर। एंड जो बात करें इसकी तो ये 90% होता है यानी अनकॉन्शियस माइंड 90% होता है। और सबकॉन्शियस माइंड में ऐसी इच्छाएं होती हैं यदि इनको याद किया जाए तो वो समय पर याद आ भी सकती हैं। जैसे सबकॉन्शियस माइंड की हम बात करते हैं यानी एग्ज़ाम में हमने कोई भी चीज़ याद की, एग्ज़ाम टाइम पे या एग्ज़ाम हॉल में वो क्वेश्चन हमें याद नहीं आ रहा लेकिन थोड़ा माइंड पर जोर डालते हैं तो वो आ सकते हैं। लेकिन
अनकॉन्शियस माइंड में जितनी भी चीज़ें हैं वो एकदम दमित रहती हैं। तो फ्रेंड्स, जब भी हम अनकॉन्शियस माइंड की बात करते हैं तो अनकॉन्शियस माइंड होता हमेशा ये जन्मजात होता है बर्थ से। ओके, तो ये जन्मजात होता है, इसी के द्वारा व्यक्तित्व का निर्धारण होता है। और इसके बाद हम बात करते हैं अनकॉन्शियस माइंड, तो इसी में सारी की सारी जो भावनाएं होती हैं, अनकॉन्शियस माइंड में व्यक्ति की भावना, संवेग, ओके फ्रेंड्स, और दमित इच्छा, मतलब दबी हुई जितनी भी इच्छा होती हैं वो सभी अनकॉन्शियस माइंड में होती हैं। प्रत्येक व्यक्ति में इच्छाएं होती हैं कुछ करने की। जैसे हम बात करें कि पहले हम या कोई भी इंसान पहले IAS PCS बनना चाहता है, लेकिन किसी कारणवश वो नहीं बन पाता, या कोई प्रोफेसर बनना चाहता है, किसी कारणवश वो नहीं बना, बैंक मैनेजर आदि बन गया, तो उसके अंदर कुछ दमित इच्छाएं रह गई, क्योंकि वो करना तो चाहता था लेकिन नहीं करा, वो उसकी फैंटेसी या उसकी इमेजिनेशन या उसके सपनों में रह जाती हैं। तो कुल मिलाकर जो अनकॉन्शियस माइंड यानी अचेतन मन में रह जाती हैं, जो 90% होता है। तो जितने भी ये जो अनकॉन्शियस माइंड होता है वो जन्मजात होता है, यानी जन्म से ही होता है। तो इसमें जितने भी भावना हो गई, फीलिंग हो गई या इमोशंस हो गए, और जितने भी इच्छाएं यानी डिजायर्स, वो सभी के सभी दबित रह जाती हैं। तो ये बात करते हैं कि अनकॉन्शियस माइंड का हम अध्ययन करके हम मानव के स्वप्नों या मानव व्यवहार का हम अध्ययन कर सकते हैं। तो इनके अकॉर्डिंग दमित इच्छा हो गई। और जब बात करते हैं कि जब भी व्यक्तित्व के निर्धारण की बात होती है, यानी किसी भी व्यक्ति के पर्सनैलिटी के निर्धारण की बात करनी है, यानी पर्सनैलिटी का निर्धारण, जो पर्सनैलिटी का निर्धारण है वो यानी अनकॉन्शियस माइंड के आधार पर भी होता है। तो इन्होंने जो अनकॉन्शियस माइंड को सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट माना है। यदि हम बात करते हैं यानी फ्रेंड्स कॉन्शियस माइंड यानी चेतन मन, तो चेतन मन जो होता है वो 10% तो होता है। चेतन मन जो होता है बिल्कुल अवेयर होता है, जो हमारे माइंड में जितनी भी चीज़ चल रही होती है एकदम अवेयरनेस के साथ। जैसे कोई भी व्यक्ति ऑफिस में काम कर रहा है तो वो हर चीज़ से अवेयर होता है कि उसके कलीग क्या कर रहे हैं, या उसका कंप्यूटर किस तरह की आवाज़ कर रहा है, या डोर पर कोई आ रहा है, उसके कैबिन में कोई आ रहा है। तो वो कॉन्शियस माइंड होता है। कुल मिला के वो अवेयर होता है, ये अवेयरनेस पर काम करता है कॉन्शियस माइंड यानी चेतन मन जो होता है। उसमें सारी की सारी चीज़ें एकदम प्रैक्टिकली हो रही होती हैं, कुल मिला के उनसे सब चीज़ों से अवेयर होता है। ठीक है, तो ये जो होता है अवेयरनेस पर काम करता है यानी कॉन्शियस माइंड। और कॉन्शियस माइंड जो होता है वो एकदम अर्जित होता है, अर्जित किया हुआ माइंड होता है। ये अर्जित होता है। इसके बाद यदि हम सबकॉन्शियस माइंड की बात करते हैं तो सबकॉन्शियस माइंड भी अर्जित होता है, ये भी अर्जित किया हुआ है। ठीक है, ये बीच का काम करता है, यानी सबकॉन्शियस माइंड एकदम बीच का काम करता है। इसमें कुछ इच्छा दबी हुई रहती हैं, लेकिन वो समय आने पर याद आ सकती हैं। लेकिन अनकॉन्शियस माइंड जो होता है बिल्कुल जन्मजात होता है। ठीक है, जन्म के साथ से पैदा होता है। इसमें भावना, संवेग, दमित इच्छाएं सभी की सभी रहती हैं। तो इन्होंने जो बात की है इसके अकॉर्डिंग यानी स्वप्न, मानव के स्वप्न जितने भी होते हैं उनके बारे में, या मतलब ड्रीम्स, तो ड्रीम्स का अध्ययन करके हम उसके अनकॉन्शियस माइंड को पता लगा सकते हैं। और उसके पर्सनैलिटी का जो जितना भी निर्धारण होता है मतलब अनकॉन्शियस माइंड के द्वारा होता है, ऐसा सिगमंड फ्रायड द्वारा होता है। लेकिन अलग अलग जो साइकोलॉजिस्ट हैं, अलग अलग जो मनोवैज्ञानिक वो अलग अलग तरह से डिफाइन करते हैं। लेकिन इनके अकॉर्डिंग जो अनकॉन्शियस माइंड है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और कॉन्शियस माइंड में अवेयरनेस होती है, जितनी भी सारी चीज़ें चल रही होती हैं दिन प्रतिदिन वो। ठीक है, और सब कॉन्शियस माइंड बीच का होगा, लेकिन अनकॉन्शियस माइंड पर इन्होंने ज़्यादा जोर दिया है। ओके फ्रेंड्स, यदि हम बात करें यानी अनकॉन्शियस माइंड में ही, तो इसका संबंध यानी हमारी मूल प्रवृत्ति से भी इन्होंने माना है। किसी बच्चे की जो मूल प्रवृत्ति होती है यानी इंस्टिंक्ट्स, उनका संबंध भी अनकॉन्शियस माइंड से ही होता है। एंड इतनी भी जो सेक्सुअल अर्ज है या यौन ऊर्जा का संबंध भी इन्होंने अनकॉन्शियस माइंड से माना है, क्योंकि वो हमारे जो स्वप्न वगैरह होते हैं उसमें सब में ये रहता है। तो फ्रेंड्स, ये जो बात की इन्होंने 3 चीज़ों की बात की, यानी
3 टाइप्स ऑफ माइंड, मन के 3 प्रकार की बात करते हैं ये। तो फर्स्ट होगा यानी कॉन्शियस माइंड, जो 10% ही होता है, जैसे हम चेतन मन कहते हैं, जो अर्जित किया हुआ होता है, ठीक है, जो अवेयरनेस पर काम करता है जितनी भी चीज़। जैसे कोई भी बच्चा स्कूल में है, कोई टीचर स्कूल में है, तो उसे उसका जो माइंड है सारा का सारा मतलब कॉन्शियस माइंड होता है, उसे सब चीज़ याद होती है कि कौन सा बच्चा का फोकस पढ़ाई में है, कौन सा बच्चा दंगल कर रहा है, या ब्लैक बोर्ड पर हमें क्या लिखना है, या बाहर से प्रिंसिपल ऐसे कॉल कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, ठीक है। और जब भी हम बात करते हैं अनकॉन्शियस माइंड, तो अनकॉन्शियस माइंड जन्मजात होता है, और जन्मजात होने के साथ साथ जो 90% होता है वो हमारा यानी अनकॉन्शियस माइंड ही होता है। इसमें भावना हो गए, संवेग हो गए, दमित इच्छा, जितनी भी दबी हुई इच्छा रहती हैं वो सभी होती हैं। इसके साथ साथ मूल प्रवृत्ति और यौन ऊर्जा यानी सेक्सुअल जो अर्ज होती है इसी पे, और इसी में सारे के सारे हमारे जो सपने होते हैं वो रहते हैं। तो सपनों पर काम करने के लिए सिगमंड फ्राइड बात करते हैं। तो फ्रेंड्स ये रही एक बात। एंड पर्सनैलिटी यानी हमारे व्यक्तित्व का निर्धारण इसी के आधार पर होता है। यदि हम बात करें यानी सेकंड वाला सबकॉन्शियस माइंड यानी अवचेतन मन, तो ये भी अर्जित किया हुआ होता है, लेकिन इसमें जो इच्छाएं होती हैं वो थोड़ी बहुत अवेयर और थोड़ी बहुत दबी हुई होती हैं, क्योंकि ये याद यानी मेमोरी पर काम करता है। यदि हम याद करने की कोशिश करें तो इस माइंड को हम कवर कर सकते हैं और इस चीज़ें याद हो सकती हैं। ओके फ्रेंड्स, तो ये रही मन की 3 प्रकार जो इन्होंने माना है। इसी के आधार पर यानी मन के 3 प्रकारों के आधार पर व्यक्तित्व का निर्धारण करते हैं ये। यानी व्यक्तित्व भी 3 प्रकार से इन्होंने निर्धारित किया है कि व्यक्तित्व के भी 3 प्रकार माने हैं, यानी मन के 3 प्रकार के अकॉर्डिंग ही। लेकिन सबसे ज़्यादा जो फोकस किया है अनकॉन्शियस माइंड यानी अचेतन मन पर काम करते हैं। तो फ्रेंड्स अब नेक्स्ट जो हम बात करने वाले हैं वो यानी साइकोडायनामिक, तो ये हो गई पर्सनैलिटी के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो ये पर्सनैलिटी में किस तरह से बात करते हैं फ्रेंड्स। अब जो हम बात करने वाले हैं यानी ये 3 टाइप्स ऑफ माइंड हो गए। एंड इसके बाद जो बात करने वाले हैं वो है यानी पर्सनैलिटी के प्रकार, यानी पर्सनैलिटी ऊपर लिखा हुआ है पर्सनैलिटी के प्रकार यानी व्यक्तित्व के प्रकार के अकॉर्डिंग इन्होंने व्यक्तित्व के 3 प्रकार माने हैं। तो इनके अकॉर्डिंग जो व्यक्तित्व के 3 प्रकार हैं वो फर्स्ट जो हो गया इड, जिसे हिंदी की बात करें तो इसे इद कहते हैं या इदम। ओके फ्रेंड्स, पहला प्रकार ये हो गया। इसके बाद दूसरा जो माना है इन्होंने उससे कहा है यानी ईगो की बात करते हैं तो हम अहम, इड, ईगो एंड सुपर ईगो। यानी परा अहम। तो फ्रेंड्स पर्सनैलिटी के इनके अकॉर्डिंग 3 प्रकार हैं यानी इड, जिसे हम इदम कहते हैं, इड, ईगो एंड सुपर ईगो। तो फ्रेंड्स अनकॉन्शियस माइंड पर जो काम करते हैं उसके अकॉर्डिंग जो 3 मन के 3 प्रकार बताए उसके आधार पर ही इन्होंने व्यक्तित्व का जो निर्धारण होता है उसके भी 3 प्रकार बताए यानी इड। तो फ्रेंड्स इड जो काम करता है, इड हमेशा प्लीजर पर काम करता है, यानी इस तरह की पर्सनैलिटी जो हो गई, इस तरह के जो पर्सनैलिटी के लोग हो गए या बच्चे हो गए उनको सिर्फ मज़े की चीज़ चाहिए होती है, यानी ये प्लीजर पर काम करता है। यदि हम ईगो की बात करते हैं तो फ्रेंड्स ईगो हमेशा रियलिटी पर काम करता है, वास्तविकता क्या है उस पर काम करता है। एंड जब भी हम सुपर ईगो की बात करते हैं तो सुपर ईगो यानी नैतिकता, मॉरलिटी पर काम करता है। तो फ्रेंड्स ये रहे यानी पर्सनैलिटी व्यक्तित्व के 3 प्रकार यानी इड, ईगो एंड सुपर ईगो यानी इदम, अहम एंड परा अहम। तो इद की जब भी हम बात करते हैं ये प्लीजर यानी मज़े पर काम करता है, इसके लिए सिर्फ मज़ा ही सब कुछ है, ठीक है। यदि हम बात करें तो सेक्सुअल अर्ज पर काम करता है, सेक्सुअल अर्ज इसी में जो कामुक ऊर्जा होती है वो इसी में ज़्यादा होती है। ईगो की बात करें तो रियलिटी मतलब प्रैक्टिकली बात करता है, हकीकत आखिर क्या है उन सिद्धांतों पर काम करता है। सुपर ईगो पर आए हम यानी मॉरलिटी, नैतिकता पर बात करता है। तो इट जो होता है उसे सिर्फ मज़ा चाहिए, चाहे उसके लिए कुछ भी हो जाए, ये हमें जेल भी भिजवा सकता है, पिटवा भी सकता है बीच रास्ते में, इस तरह की पर्सनैलिटी वाले लोग। और ये बीच का काम करता है यानी पुलिसमैन या रेफरी का काम करता है। एंड यदि सुपर ईगो की बात करें तो ये मॉरलिटी, मतलब इसके लिए जो चीज़ बिल्कुल मॉरलिटी, नैतिकता पर आधारित है उसी का गुणगान करेगा। मतलब
किसी का मजाक नहीं उड़ाना तो नहीं उड़ाना, इसके लिए चीज़ें जो गलत हैं, जो सैद्धांतिक हैं, वो उसी पर काम करेगा, चाहे ये भूखा बैठा रहे लेकिन अपनी नैतिकता को नहीं छोड़ने वाला, सुपर ईगो वाले। तो फ्रेंड्स ये रही एक बात। अब हम इसके डिटेल में बात करेंगे, यानी इड, ईगो एंड सुपर ईगो। दोबारा से इसे देखते हैं। ये इड प्लीजर पर काम करती है, ईगो रियलिटी पर, एंड सुपर ईगो यानी मॉरलिटी पर। दोबारा से इसे देखते हैं। तो फ्रेंड्स हमने जो बात की, सबसे पहले इड की बात करते हैं हम, जो पर्सनालिटी के टाइप हैं उसके बारे में हम बात। तो फ्रेंड्स फर्स्ट जो रहेगा हमारा था यानी इड। तो इधर देखते हैं, यानी इद यानी इदम। तो इनकी हमने जो बात की, मतलब रियलिटी पर बात करता है एकदम नहीं, इट जो होगा एकदम प्लीजर पर बात करेगा। प्लीजर, इसके लिए सिर्फ मज़ा ही सब कुछ है, इसकी जो खुशी है वो ही सब कुछ है। तो ये जो होता है बाय बर्थ, ये मतलब जन्म से होता है एकदम, मतलब इस तरह का जो गुण होता है, जो इद है वो बिल्कुल बर्थ से स्टार्ट होती है। यानी यदि हम वर्ष में बात करें तो यानी 1 से 1.5 वर्ष के, यानी इतनी ईयर में ये पनपती है, मतलब शुरू होनी स्टार्ट हो जाती है। यदि हम ईगो की बात करते हैं, यानी अहम की बात करते हैं, तो अहम को हमने बताया मतलब ये रियलिटी पर काम करती है, बिल्कुल हकीकत जो भी वास्तविकता है उस पर काम करती है। और इसका जो संबंध है यानी ईगो, तो फ्रेंड्स हम ये, हाँ, ऊपर वाला जो इड है वो जन्म से होता है, यानी बर्थ से होता है। हम गलत लिख दिया, ये बिल्कुल बर्थ से होता है यानी जन्म से। यदि हम ईगो यानी अहम की बात करते हैं तो ये 1 से 1.5 साल के बच्चे के अंदर पनपना स्टार्ट हो जाता है, यानी 1.5 वर्ष। यदि हम सुपर ईगो की बात करते हैं यानी परा अहम, सुपर ईगो जो मॉरलिटी पर काम करते हैं यानी नैतिकता पर। फ्रेंड्स ये इड, ईगो, सुपर ईगो, इससे एक क्वेश्चन तो जरूर बनता है, इसलिए यह काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इसका जो संबंध है वो 3 से 6 वर्ष के बीच में होता है, यानी 3 से 6 वर्ष का जो बच्चा है उसमें ये सुपर ईगो काम करने लगते हैं। तो जब भी हम बात करते हैं यानी इसकी, यानी ईगो की, तो फ्रेंड्स ये ईगो जो होता है एकदम रियलिटी, वास्तविकता और प्रैक्टिकल पर काम करता है। बिल्कुल इसके लिए प्रैक्टिकली चीज़ होनी चाहिए। प्रैक्टिकल में मतलब रियलिटी में जो भी चीज़ सही है ये उस पर काम करता है। और ये इन दोनों के बीच की कड़ी है, यानी इड एंड सुपर ईगो के बीच की कड़ी है, जिसे हम यानी पुलिसमैन या फिर रेफरी। तो ये पुलिसमैन या रेफरी का काम करते हैं, क्योंकि इन दोनों के बीच में सामंजस्य स्थापित करने के लिए, बैलेंस करने के लिए जो ईगो है वो काम करती है। ये पुलिसमैन या रेफरी का काम करती हैं, क्योंकि जो इड है, इड टाइप वाले पर्सनैलिटी को सिर्फ प्लीजर, मज़ा चाहिए, चाहे कुछ भी करना हो जाए। इसे एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। एंड इसे सिर्फ मॉरलिटी चाहिए, इसके लिए चाहे ये भूखा मर जाए तो इसे सिर्फ नैतिकता ही चाहिए, नहीं ये नैतिकता से हटकर कोई भी काम नहीं करने वाला। लेकिन उन दोनों के बीच सामंजस्य या तालमेल या बैलेंस करने के लिए जो रियलिटी यानी ईगो है वो काम करता है एक रेफरी और पुलिसमैन की तरह। तो फ्रेंड्स ये रही इड यानी अहम, ईगो यानी इड, अहम एंड परा अहम, ये रही एक बात। तो फ्रेंड्स यदि इन तीनों को हम एग्जाम्पल के थ्रू बहुत अच्छी तरह से समझने की कोशिश करते हैं, तो जब भी ईगो की बात आती है, ईगो एक रेफरी और पुलिसमैन का काम करता है। तो फ्रेंड्स बात करते हैं, देखो दोबारा से, कोई एक ये बच्चा है, ओके, हाँ। तो फ्रेंड्स हम जो बात कर रहे थे, ये कोई एक बच्चा है, इसे सिर्फ प्लेजर मतलब इसे खुशी चाहिए, इसे हर चीज़ में मतलब खुशी चाहिए, मजाक चाहिए, मतलब इसे सिर्फ मजाक करने की आदत है, इसे सिर्फ मज़े चाहिए, इसे सिर्फ हैप्पीनेस चाहिए। तो इस तरह की पर्सनैलिटी मतलब इस ग्रुप के जो बच्चे होंगे उन्हें सिर्फ मज़ा चाहिए, वो हर चीज़ में मजाक करने की कोशिश करते हैं, उन्हें अच्छा बुरा या
इसका क्या परिणाम हो सकता है उसके बारे में इन्हें कोई मतलब नहीं होता। तो इस तरह के बच्चे एक ये हो गए। यदि हम एक और टाइप ले लें बच्चों का, तो इस तरह के ये भी पर्सनैलिटी पाई जाती है कि ये जो होते हैं ये एकदम सिचुएशन पर काम करते हैं, यानी किसी भी परिस्थिति पर काम करेंगे। यानी एक परिस्थिति हो गई, यदि किसी समय पर यानी प्रैंक करने की ज़रूरत पड़ गई, यानी मजाक संबंधी ज़रूरत पड़ गई, तो ये मजाक कर सकते हैं। लेकिन ये सिचुएशन के हिसाब से, एक परिस्थिति के हिसाब से, यदि वो उचित है उस समय के लिए तो ये करेंगे, यदि उचित नहीं है तो नहीं करेंगे। मतलब इनके लिए रियलिटी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि वास्तविकता आखिर है क्या। प्रैक्टिकली ज़्यादा ये सोचते हैं कि यहाँ पे किसी के साथ मजाक करना या मज़े लेना अच्छी बात है या नहीं। लेकिन जो फर्स्ट टाइप के कुछ ऐसे ग्रुप के बच्चे होने, इन्हें सिर्फ प्लेजर मज़ा चाहिए, चाहे उसका परिणाम कोई भी हो, इनकी पिटाई भी हो जाए, बेइज्जती हो जाए, इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सिर्फ इन्हें यदि किसी के साथ मजाक करना है तो मजाक करना है, ठीक है। तो ये रही एक बात। यदि हम तीसरे ग्रुप के बच्चों की बात करते हैं तो एक और बच्चे हैं जो थर्ड ग्रुप के हैं, ठीक है। इन्हें भी मजाक करना है, यानी पहला है इसे मजाक करना है, सिर्फ इसे मजाक करना है तो करना ही, चाहे सिचुएशन कोई भी हो या उसके सामने कोई भी हो, कोई बुजुर्ग हो या कुछ भी सिचुएशन हो, या पिटाई हो जाए, चाहे उसकी कंप्लेंट कोई कर दे, इसे सिर्फ मजाक करना है तो मजाक, इसे सिर्फ मज़ा चाहिए, मतलब प्लीजर पर काम करेंगे इस तरह के लोग। एंड सेकंड जो हो गए वो सिचुएशन पर काम करेंगे, मतलब परिस्थिति के अकॉर्डिंग ये थोड़ा बहुत मजाक कर सकते हैं, मतलब बैलेंस करके चलेंगे सिचुएशन को। और थर्ड की हम यदि बात करें तो ये जो बात करेंगे यानी मॉरलिटी, नैतिकता पर बात करते हैं, यानी इन्हें जो नैतिक सिद्धांत हैं, जो कायदा कानून है, उस पर बात करेंगे। यानी मजाक करना बिल्कुल, ये मजाक करने को बिल्कुल गलत मानेंगे। इनके अकॉर्डिंग मजाक करना, किसी की हंसी उड़ाना बिल्कुल इनके लिए गलत है, ये मजाक करेंगे नहीं, ठीक है। इनका संबंध सिर्फ नैतिकता से होगा, ये मजाक करेंगे नहीं। मतलब तो इस तरह के जो पर्सनैलिटी वाले व्यक्ति हैं उनमें कुछ दमित इच्छा रह जाती है, मतलब ये मजाक नहीं कर पाते, मतलब सीधे साधे रह जाते हैं, कुछ अपने अंदर मतलब एक उदासी या स्ट्रेस या तनाव सा रह जाता, क्योंकि ठीक है इनके लिए सिर्फ मॉरलिटी मस्ट है, एक जो सिद्धांत है नैतिकता वो मस्ट है। तो फ्रेंड्स हमने जो बात की, एक ग्रुप के बच्चे हो गए, एक पर्सनैलिटी को उन्हें प्लीजर सिर्फ मज़ा चाहिए, चाहे पुलिस पे कंप्लेंट कर दो, चाहे उनकी कितनी बेइज्जती हो जाए। ऐसे आप देखते भी होंगे अक्सर जो ग्रुप में कुछ बच्चे हैं उन्हें सिर्फ मज़ा चाहिए, ठीक है, चाहे कुछ भी, वो हर चीज़ में एक ह्यूमर ढूंढते हैं। एंड सेकंड टाइप हो गए वो सिचुएशन के हिसाब से मजाक कर भी लेते हैं या नहीं भी, तो मतलब बात को संभाल लेते हैं, ऐसा कहते हैं ना कि इन्होंने बात को संभाल ली। एंड जो थर्ड टाइप है वो बड़े सीधे साधे भोले भाले सिर्फ नैतिकता पर काम करेंगे। मम्मी ने कहते कि बेटा नहीं तो नहीं, ये चीज़ अच्छी नहीं होती और ये गलत है तो गलत है, वो सिर्फ नैतिकता पर काम करेंगे। तो फ्रेंड्स ये जो हमने बात की समझाने के लिए एक एग्जाम्पल, एक उदाहरण के थ्रू हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो जो बच्चे एकदम जो यानी प्लीजर पर काम करते हैं, तो ये इस टाइप की जो पर्सनैलिटी सिगमंड फ्राइड के अकॉर्डिंग है वो होती है इड, ठीक है फ्रेंड्स। इड मतलब इदम। तो इस तरह की जो पर्सनैलिटी हो गई ये इदम हो गई, यानी जो बच्चे मजाक, जिन बच्चों को प्लीजर चाहिए, जिस पर्सनैलिटी को प्लीजर चाहिए और सिर्फ मज़ा चाहिए, सिचुएशन कोई भी हो, तो इस तरह की जो पर्सनैलिटी है वो इद हो गई। और यदि हम बात करते हैं जो सिचुएशन के हिसाब से अपने आप को बैलेंस करके चलते हैं, तो वो हो गई ईगो, यानी ईगो को हम अहम कहते हैं। तो यहाँ पे इस तरह से आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा, ये हो गई अहम पर्सनैलिटी इस तरह से काम करती है। और यदि हम बात करते हैं यानी थर्ड सिर्फ जो नैतिकता पर काम करते हैं, वो हो गए सुपर ईगो। सुपर ईगो यानी परा अहम। तो फ्रेंड्स हम कई बार ये बता चुके हैं, जो ये फर्स्ट सेकंड टाइप यानी ईगो वाले जो बच्चे, अहम वाले सिचुएशन वाली जो पर्सनैलिटी होगी, वो इन यानी फर्स्ट वाले और सेकंड वाले के बीच एकदम बैलेंस बनाने की कोशिश करेंगे। इसके लिए भी इसको संभालने की कोशिश करेंगे। हर समय पे मजाक अच्छा नहीं होता, मतलब प्लीजर जितनी भी खुशी है वो हर समय के लिए नहीं होती, सिचुएशन के हिसाब से होती है। इसे कहेंगे कि हर सिचुएशन में आपको सिर्फ भला बन के नहीं रहना, मतलब नैतिकता पर ही नहीं चलना, थोड़ा बहुत हंसी मजाक भी ज़रूरी होता है। तो जो ईगो वाले जो पर्सनैलिटी है, यानी ईगो जो काम करती है, वो एक पुलिसमैन या रेफरी का काम करती है। हम पहले ही बता चुके हैं, एक पुलिसमैन। तो फ्रेंड्स सीधा क्वेश्चन आता है कि पुलिसमैन का काम कौन सी पर्सनैलिटी काम करती है या रेफरी का काम कौन सी पर्सनैलिटी काम करती है, तो वो हो गई ईगो। तो फ्रेंड्स ये रही 3 टाइप ऑफ पर्सनैलिटी एंड मन के 3 प्रकार बताए।
तो ऐसी आशा करता हूँ ये बहुत अच्छे से आप समझ पाए होंगे। तो यानी इड, ईगो एंड सुपर ईगो जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस पर बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब जो हम बात करने वाले हैं, नेक्स्ट बात करेंगे, नेक्स्ट एक और टर्म निकल कर आती है मतलब इसी से, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उस पर हम बात कर लेते हैं फ्रेंड्स। तो आई होप ये इड, ईगो और सुपर ईगो आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अब हम बात करने वाले हैं यानी फ्रेंड्स लिबिडो, यानी इन्होंने लिबिडो की बात की है। जो भी यानी इड वाले जो पर्सनैलिटी होगी वो लिबिडो पर काम करते हैं। लिबिडो मतलब ये इनकी सेक्सुअल अर्ज है, यानी जो कामुक ऊर्जा है, यानी कामुक ऊर्जा को ही इन्होंने लिबिडो कहा है। जो फर्स्ट टाइप पर्सनैलिटी यानी इड में हमेशा यही पाई जाती है, यानी जो सेक्सुअल अर्ज है वो काम करते हैं। तो सेक्सुअल अर्ज जो भी सेक्सुअल ऊर्जा है या कामुक ऊर्जा जो इड में काम करती है, सिर्फ उसे मजे प्लीजर चाहिए होते हैं, जो बर्थ से स्टार्ट होती है। तो सिगमंड फ्राइड के अकॉर्डिंग उसे लिबिडो कहते हैं, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लिबिडो पर सीधा सीधा क्वेश्चन पूछे गए हैं और बनता है कि लिबिडो का संबंध किससे। तो लिबिडो का संबंध इड यानी इदम से है, और ये सेक्सुअल ऊर्जा को इन्होंने नाम दिया है सेक्सुअल अर्ज। तो फ्रेंड्स ये जो एनर्जी है, सेक्सुअल एनर्जी है, इस पर काम करती है। और इसका जो संबंध है यानी लिबिडो का संबंध इन्होंने माना है यानी अनकॉन्शियस माइंड को, यानी अनकॉन्शियस माइंड का से संबंध है इसका लिबिडो का, यानी अचेतन मन से संबंध है जो 90% होता है। यानी 3 टाइप ऑफ माइंड की इन्होंने जो बात की है। तो लिबिडो यानी सेक्सुअल अर्ज, सेक्सुअल जो एनर्जी है यानी कामुक ऊर्जा है, उस पर काम करती है। सिर्फ इसे मज़े चाहिए होते हैं यानी प्लीजर पर काम करती है। तो इड वो पर्सनैलिटी हो गई। तो फ्रेंड्स ये रही एक बात। और इसके ही मतलब इन्होंने भी 2 और चीज़ों की बात की है, यानी लिबिडो के साथ साथ यानी लाइफ इंस्टिंक्ट एंड डेथ इंस्टिंक्ट, लाइफ इंस्टिंक्ट एंड डेथ इंस्टिंक्ट। ठीक है फ्रेंड्स। तो लाइफ इंस्टिंक्ट की जब भी हम बात करते हैं, ये पॉजिटिव वे में बात करते हैं, यानी पॉजिटिव एनर्जी के लिए लाइफ इंस्टिंक्ट तो इन्होंने जो कहा है वो इरोज कहा है। तो ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि इरोज का संबंध किससे। तो इरोज का जो संबंध है वो लाइफ इंस्टिंक्ट से है। एंड डेथ इंस्टिंक्ट की जो बात करें तो डेथ इंस्टिंक्ट का संबंध इन्होंने थैनाटोज से बताया है, यानी थैनाटोज। तो थैनाटोज मतलब ये नेगेटिव, डेथ इंस्टिंक्ट नेगेटिव ऊर्जा पर बात करते हैं, यानी नेगेटिव नकारात्मक सोच पर बात करते हैं। और जो इरोज होते हैं वो लाइफ इंस्टिंक्ट यानी जीने की इच्छा या सेक्सुअल ऊर्जा आदि पर काम करते हैं। तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि लाइफ इंस्टिंक्ट का संबंध किससे है या इरोज का संबंध किससे। तो इरोज का संबंध जो होगा वो लाइफ इंस्टिंक्ट से होगा, जो पॉजिटिव यानी सकारात्मक ऊर्जा पर काम करती है, सेक्सुअल अर्ज पर काम करती है। इसके बाद डेथ इंस्टिंक्ट जो होती हैं वो नकारात्मक काम करती हैं, जिसे इन्होंने थैनाटोज कहा है। तो फ्रेंड्स जो और हम जो बात कर रहे थे यानी साइको एनालिटिकल जो थ्योरी है, इसी को जो पर्सनालिटी का प्रथम व्यापक सिद्धांत कहा जाता है। यानी यदि बात करें यानी प्रथम व्यापक सिद्धांत, तो व्यक्तित्व का प्रथम व्यापक सिद्धांत यही है। इसको भी आप नोट करते चलें और याद रखें, ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि पर्सनालिटी का प्रथम व्यापक सिद्धांत कौन सा है। तो पर्सनालिटी यानी व्यक्तित्व का जो प्रथम व्यापक सिद्धांत है वो साइको एनालिटिकल थ्योरी यानी मनोविश्लेषणवाद, जो सिगमंड फ्राइड द्वारा दिया गया है। तो फ्रेंड्स ये रही बात लिबिडो की, हमने बात की। जो लिबिडो है वो सेक्सुअल अर्ज, एक कामुक ऊर्जा मतलब सेक्सुअल जो एनर्जी होती है उस पर काम करती है। इसका संबंध मतलब इट का संबंध लिबिडो से है, मतलब सेक्सुअल जो अर्ज है उन्हीं को इन्होंने सिगमंड फ्राइड ने लिबिडो नाम दे दिया है। जो अनकॉन्शियस माइंड से इसका सीधा सीधा संबंध है, जो 90% होती हैं और ये इत पर काम करती हैं। इसके बाद इन्होंने जो
दो चीज़ों की बात की है, यानी लाइफ इंस्टिंक्ट का संबंध मतलब इरोज जो सकारात्मक ऊर्जा पर काम करती है, ठीक है, यानी सेक्सुअल अर्ज पर काम करती है। और यदि हम बात करें यानी डेथ इंस्टिंक्ट, तो इसका संबंध थैनाटोज से है। थैनाटोज मतलब नेगेटिव ऊर्जा पर काम करती है, यानी नकारात्मक सोच पर काम करती हैं। तो फ्रेंड्स, ये रही एक बात साइको एनालिटिकल थ्योरी की। अब हम जो बात कर लेते हैं, एक और चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो इस सेशन में यानी साइको एनालिटिकल थ्योरी में हमने जो बात की, यानी 3 टाइप्स ऑफ माइंड, मतलब मन के 3 प्रकार बताए हैं इन्होंने, कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड, अनकॉन्शियस माइंड। तो अनकॉन्शियस माइंड जो सपनों की दुनिया होती है, जिसमें दमित इच्छाएं होती हैं, उस पर इन्होंने सबसे ज़्यादा जोर दिया है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट उसी को माना है। और यदि हम बात करें तो अवेयरनेस पर जो काम करता है वो कॉन्शियस माइंड होता है या सबकॉन्शियस माइंड, जिसमें कुछ चीज़ें होती हैं वो याद तो आ जाती हैं यानी समय के साथ साथ। इसके बाद उन्होंने उसी के आधार पर 3 टाइप ऑफ पर्सनैलिटी बताई है, जिसे हम इड कहते हैं, यानी इड जो वर्ड से होती है, जो प्लीजर पर काम करती है, एंड ईगो यानी इड की बात की है इन्होंने। इसके बाद ईगो की बात की है, ये वर्ड से होती है, ये सेक्सुअल अर्ज पर काम करती है, प्लीजर पर काम करती है। ये रेफरी का काम करती है, यानी 1.5 से 2 वर्ष के भीतर। इसके बाद सुपर ईगो की बात की है, तो सुपर ईगो मॉरलिटी यानी नैतिकता पर काम करती है। इसके लिए जो अच्छा है वही अच्छा है, सही गलत का ये पहचान कर पाते हैं। और जो बीच का काम करती है, मतलब इन दोनों के बीच जो बैलेंस बना के चलती है, वो ईगो यानी सुपर ईगो, यानी ईगो सुपर ईगो जो मॉरलिटी पर काम करती है। ये रियलिटी यानी प्रैक्टिकली काम करती हैं, तो ये पुलिसमैन और रेफरी का काम करती है। तो ये इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ हमने जो बात की लिबिडो, तो फ्रेंड्स लिबिडो का संबंध यानी इड से है। और लिबिडो जो इन्होंने कहा है, यानी जो सेक्सुअल एनर्जी है किसी बच्चे के अंदर, वही इन्होंने इसे लिबिडो कहा है। तो फ्रेंड्स, और वो उसका संबंध अनकॉन्शियस माइंड से। अब जो हम बात कर लेते हैं, और हमने बात की जो मनोविश्लेषणवाद का सिद्धांत है, यदि हम व्यक्तित्व के संबंध में कहें तो ये प्रथम व्यापक सिद्धांत है व्यक्तित्व का। अब हम बात करते हैं यानी जो काफ़ी इंपॉर्टेंट एक और थ्योरी आती है, यानी साइकोसेक्सुअल स्टेज। तो सिगमंड फ्रायड ने यानी मनोविश्लेषणवाद के सिद्धांत में भी यानी साइकोसेक्सुअल स्टेज मतलब मनोलैंगिक जो सिद्धांत दिया है इन्होंने, ये रहा हमारा मनोविश्लेषणवाद का सिद्धांत। एक मनोलैंगिक सिद्धांत भी दिया है इन्होंने, जो कुछ जो सेक्सुअल एनर्जी होती है, सेक्सुअल अर्ज होती है, उसकी कुछ स्टेजेस निर्धारित किए हैं, उनके बारे में इन्होंने बात की है। तो सेक्सुअल अर्ज की कुछ स्टेजेस हैं, उनके बारे में ये सेक्सुअल थ्योरी स्टेज में बात करते हैं। तो इन्होंने 6 स्टेज की बात की है, यानी 6 तरह से 6 स्टेज होती हैं। इसमें जो इन्होंने फर्स्ट की जो बात की है, वो फर्स्ट होती है यानी ओरल। फर्स्ट की जो बात की है यानी ओरल, इसका संबंध मतलब इन्होंने जो माना है उसे मुख अवस्था माना है। इसका संबंध मुख से होता है। किसी भी बच्चे में जो सबसे पहले जो सेक्सुअल अर्ज दिखाई देती है, मतलब उसके मुख यानी मुख द्वारा दिखाई देती है, तो इन्होंने इसे माना है यानी 0 से 1 वर्ष, यानी जन्म से लेकर 1 वर्ष तक की अवस्था इन्होंने मुख अवस्था यानी ओरल स्टेज कहा है। तो जितने भी इसमें जो यौन ऊर्जा होती है, ठीक है, जो सेक्सुअल अर्ज होती है, वो उसके मुख में होती है, ठीक है, मुख के द्वारा वो निर्धारित करता है। मतलब जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, अंगूठे का चूसना, पैर के अंगूठे का चूसना। बच्चा जो छोटा बच्चा होता है यानी 1 वर्ष तक का, वो अपने पैर के अंगूठों को ज़्यादा चूसता है, हाथ के अंगूठों का, या हाथ को चूसता है, या दूसरे किसी का भी हाथ दे दिया जाए तो उसे बिल्कुल वो अपने मुंह में लेकर जाता है। इसके बाद इन्होंने एक और बात की है यानी एनल, जिसे इन्होंने गुदावस्था कहा है। तो जितनी भी सेक्सुअल अर्ज जो होती है, इसका संबंध यानी 1 से 3 वर्ष है। तो एनल स्टेज की जब ये बात करते हैं, तो जो सेक्सुअल अर्ज जो कामुक ऊर्जा जो दिखाई देती है, वो मलमूत्र आदि के द्वारा दिखाई देती है, यानी उसका सारा संबंध मलमूत्र आदि से संबंधित होता है। ओके फ्रेंड्स, तो ये रही एक बात। यदि तीसरी की हम बात करते हैं यानी थर्ड स्टेज की जब भी ये बात करते हैं, तो थर्ड स्टेज जो बताया है इन्होंने, थर्ड स्टेज कहा यानी फैलिक स्टेज। फैलिक, तो फैलिक का जो हिंदी नाम है वो शैशनावस्था। फैलिक स्टेज को इन्होंने शैशनावस्था कहा है, जिसका संबंध जो है वो 3 से 6 वर्ष की अवस्था इन्होंने माना है।
बिल्कुल जिस तरह से साइको एनालिटिकल यानी मनोविश्लेषणवाद का सिद्धांत इम्पोर्टेंट है, इसी तरह से साइको सेक्सुअल यानी मनोलैंगिक का सिद्धांत भी इम्पोर्टेंट है। इससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि 6 टाइप के जो 6 स्टेजेस इन्होंने बताए हैं, यानी जो सेक्सुअल ऊर्जा होती है उसकी 6 स्टेज बताई हैं। फर्स्ट हो गई यानी ओरल, जो 0 से 1 वर्ष यानी जन्म से 1 वर्ष के तक होती है। इसके बाद एनल की इन्होंने बात की तो एनल 1 से 3 वर्ष, और फैलिक की जो बात की यानी सेशनावस्था यानी 3 से 6 वर्ष। तो फैलिक जो स्टेज हो गई वो 3 से 6 वर्ष हो गए। इन्होंने जो उसमें बात की है यानी ओडिपस कॉम्प्लेक्स, तो फैलिक स्टेज में ओडिपस कॉम्प्लेक्स की बात करते हैं। एक तो ओडिपस कॉम्प्लेक्स, ओके फ्रेंड्स, एंड यहाँ पे जो बात करते हैं इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स। ओडिपस कॉम्प्लेक्स का संबंध मतलब, और जब भी फैलिक स्टेज की बात करते हैं तो यहाँ पे जो सेक्सुअल अर्ज होती है बिल्कुल एकदम सक्रिय होती है। तो ओडिपस और इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स की जब भी ये बात करते हैं तो ओडिपस का संबंध गर्ल, कुल मिला के जो गर्ल बेबी हो गई मतलब लड़की का अपने पिता के प्रति जो स्नेह प्रेम होता है, इन्होंने इसे ओडिपस कॉम्प्लेक्स कहा है। लेकिन सबसे ज़्यादा यहाँ पे इनकी भर्त्सना, सबसे ज़्यादा इनकी आलोचना क्रिटिक्स हुआ कि इस तरह से इन्होंने गलत किया है। ओडिपस कोई एक राजा था, वो राजा, और इसी तरह से इलेक्ट्रा कोई रानी थी। तो उसी के आधार पर इन्होंने बताया कि जो गर्ल बेबी होगी या लड़की होगी उसका अपने पिता के प्रति जो प्रेम होता है, जो ज़्यादा स्नेह होता है, उन्होंने इसे ओडिपस कॉम्प्लेक्स कहा है। एंड इलेक्ट्रा की यदि बात करते हैं, इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स, तो एक कोई भी बॉय हो गया मतलब लड़के का अपनी माँ के प्रति जो प्रेम या स्नेह ज़्यादा जो लगाव होगा, इन्होंने इसे इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स कहा है। तो ओडिपस कॉम्प्लेक्स और इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स, इस पर बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये फैलिक स्टेज से संबंधित है, यानी इस अवस्था में जो सेक्सुअल अर्ज होती है बिल्कुल सक्रिय होती है। तो ओडिपस कॉम्प्लेक्स का संबंध है, मतलब एक ओडिपस एक राजा था, उसके यूनान में प्राचीन काल में, उनसे संबंधित इसने एक थ्योरी बनाई है। मतलब जो कोई भी गर्ल है, गर्ल का अपने पिता के प्रति जो स्नेह होता है, उन्होंने इसे ओडिपस कॉम्प्लेक्स कहा है। एंड किसी बॉय यानी लड़के का जो अपनी माँ के प्रति ज़्यादा प्रेम या स्नेह होता है, उसे इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स कहा है। तो ये रही एक बात। नंबर 4 स्टेज की बात करते हैं। तो नंबर 4 स्टेज जो इन्होंने बताई वो लेटेंसी यानी लेटेंसी स्टेज कहा है। लेटेंसी ये होती है 6 टू, इसको इन्होंने कहा 6 टू प्यूबर्टी। ओके फ्रेंड्स, यानी 6 से प्यूबर्टी तक, बिल्कुल प्यूबर्टी मतलब बिल्कुल, हाँ। तो इस अवस्था में जो सेक्सुअल अर्ज होती है, इस अवस्था में बिल्कुल सक्रिय होती है 6 टू प्यूबर्टी। इस अवस्था में जो सेक्सुअल अर्ज होती है वो बिल्कुल निष्क्रिय होती है। इस अवस्था में जो कामुकता है बिल्कुल छिपी हुई रहती है। इस अवस्था में वो अपने आप को मतलब प्रेजेंट नहीं करती, मतलब अपने आप को बाहर दिखाने की कोशिश नहीं करती। यदि हम बात करते हैं नंबर 5 की बात करते हैं तो मतलब जेनिटल स्टेज, मतलब जेनिटल स्टेज को इन्होंने प्यूबर्टी मतलब प्यूबर्टी टू डेथ तक माना है। ठीक है, तो 5 स्टेज की बात की है, 6 स्टेज, हाँ। जेनिटल स्टेज यानी प्यूबर्टी को इन्होंने माना है, यानी 6 टू प्यूबर्टी एंड प्यूबर्टी टू डेथ, यानी यौनावस्था से लेकर बिल्कुल लास्ट मरने तक की ये जेनिटल स्टेज इन्होंने कहा है। तो जेनिटल स्टेज का जो संबंध है वो इस अवस्था में बिल्कुल एकदम जो सेक्सुअल एनर्जी होती है यानी कामुकता है बिल्कुल सक्रिय हो जाती है। ठीक है, इसे हम जो कहते हैं मतलब जननेंद्रिय, इसमें जितने भी जननेंद्रिय वो सक्रिय हो जाती हैं। ठीक है, जेनिटल स्टेज की जब भी हम बात करते हैं तो जननेंद्रिय बिल्कुल सक्रिय हो जाती हैं, और बिल्कुल ये कहें कि यौवन अवस्था में बच्चा होता है, जो उसकी सेक्सुअल अर्ज है वो जो दिखाई देती है एकदम जनन अंगों में दिखाई देती है, उसके प्राइवेट पार्ट्स आदि बाकी सभी
अंगों में दिखाई देने लगती हैं। ठीक है, तो डेथ तक, लास्ट तक मतलब सेक्सुअल एनर्जी जो होती है बिल्कुल ये अपने परिपक्व अवस्था में होते हैं, और इनके जो जितनी भी सेक्सुअल एनर्जी होती है या कामुकता होती है वो जनन अंगों द्वारा प्रदर्शित होती हैं। तो ये रही एक बात फ्रेंड्स। तो यानी साइको सेक्सुअल स्टेज में इन्होंने सिर्फ 5 स्टेज इसकी बात की है। 5 स्टेज इसमें यानी फर्स्ट ओरल हो गई, फिर एनल हो गई, इसके बाद फैलिक हो गई, लेटेंसी हो गई एंड जेनिटल हो गई। जेनिटल मतलब जननेंद्रिय। ठीक है, तो इन्होंने जो बात की दोबारा से इसे डिस्कस कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स जो ओरल हो गई यानी मुख अवस्था, इसमें जो सेक्सुअल अर्ज, जो सेक्सुअल एनर्जी होती है ये ओरल जन्म से 1 वर्ष तक होती है। इसमें मुख के द्वारा प्रदर्शित होती है, जैसे कि सकिंग हो गए, अंगूठे वगैरह का चूसना और चबाना। ठीक है, एनल की बात करते हैं तो एनल जो हो गई वो 1 से 3 वर्ष हो गई। मलमूत्र आदि में जो सेक्सुअल अर्ज है वो दिखाई देती है। इसके बाद फैलिक की बात करें तो यानी सेशन अवस्था 3 से 6 वर्ष की होती है। इसमें इन्होंने 2 कॉम्प्लेक्स की बात की, यानी ओडिपस कॉम्प्लेक्स और इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स, जिसमें सबसे ज़्यादा इनकी आलोचना इसी के लिए हुई है कि ऐसा बिल्कुल नहीं होता, और जो साइकोलॉजिस्ट हैं वो ऐसा नहीं मानते। तो इन्होंने सबसे ज़्यादा भर्त्सना की, मतलब क्रिटिकल हुआ कि ये गलत कहते हैं कि ओडिपस मतलब ये मानते हैं कि किसी लड़की का अपने पिता के प्रति स्नेह, पिता के प्रति ज़्यादा लगाव प्रेम, एंड किसी लड़के का यानी अपनी माँ के प्रति प्रेम, जो इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स होता है। ठीक है, इसके बाद 4th स्टेज यानी लेटेंसी की बात की, जो 6 टू प्यूबर्टी मतलब यौवन अवस्था तक, 6 साल से जो यौवन अवस्था तक होती है वो। तो इसमें थोड़ी बहुत जो निष्क्रिय होती है, जो सेक्सुअल अर्ज है वो दिखाई नहीं देती, ज़्यादा प्रदर्शित नहीं होती। और लास्ट जो 5 बात की उन्होंने यानी जेनिटल स्टेज यानी जननेंद्रिय स्टेज, जो जितने भी जननेंद्रिय यानी जनन अंग होते हैं, यानी प्राइवेट पार्ट्स की यदि हम बात करें तो वो यानी प्यूबर्टी यौवन अवस्था से लेकर लास्ट तक यानी डेथ तक जो होती है। तो जितनी भी सेक्सुअल अर्ज यानी कामुकता है वो उनके जनन अंगों में एकदम ये कहें कि समाहित हो जाती है, और इसके द्वारा वो बाहर जो निकलती है वो लास्ट स्टेज होती है। तो फ्रेंड्स ये रहा यानी साइको एनालिटिकल थ्योरी, मनोविश्लेषणवाद का सिद्धांत। इसमें हमने कई इंपॉर्टेंट चीज़ डिस्कस की। जो प्रथम व्यापक सिद्धांत पर्सनैलिटी का है, जो सिगमंड फ्रायड द्वारा है। तो सिगमंड फ्रायड का संबंध वियना ऑस्ट्रिया से था, ये एक न्यूरोलॉजिस्ट थे। तो फ्रेंड्स लिबिडो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो ये जो सेशन है काफ़ी इम्पोर्टेंट, काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा, और इस सेशन को अच्छी तरह से समझें और पूरा देखें, ऐसी मैं आशा करता हूँ। यदि ये सेशन आपको अच्छा लगता है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर से करें। ओके फ्रेंड्स, तो हम इस सेशन को यहीं वाइंड अप करते हैं, क्योंकि ज़्यादा लंबा सेशन जा रहा है। इसे देखने के लिए, पूरा और कंप्लीट देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दैट